2024 में एक चीज होने वाली है जो बहुत क्लियर है कि एआई हम सब की जॉब्स के पीछे आने वाला है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचिए। अगर कोई चैट जीपीटी को 1500 रुपए महीना दे के अनलिमिटेड आर्टिकल्स लिखवा सकता है तो वो आपको महीने के 50,000 क्यों देगा? या अगर कोई एआई से कोड लिखवा सकता है तो वो आपको महीने के 1 लाख क्यों देगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोगों को अब फेस करनी पड़ेगी। लेकिन 1% लोग हैं जिनको एआई अगले कुछ साल नहीं रिप्लेस कर पाएगा, और हमारा गोल होना चाहिए उन 1% में आने का। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि किसी भी फील्ड में 1% में आना इम्पॉसिबल है, बट रियलिटी तो ये है कि आपके पास ज्यादा कंपटीशन नहीं है। 99% लोग तो ट्राई ही नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड के टॉप 5 बुक्स को पढ़ लें तो आपके पास ऑटोमेटिकली 90% लोगों से ज्यादा नॉलेज होती है उस फील्ड में। तो हम कैसे आ सकते हैं उस 1% में? एक सिंपल वर्ड है, मास्टरी। काफी लोगों का मानना होता है कि ग्रेट मास्टर्स जैसे डाविंची या मोजार्ट, उनके अमेजिंग अचीवमेंट्स आते हैं उनके नेचुरल टैलेंट और जीनियस से। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। रियलिटी तो ये है कि टैलेंट सिर्फ एक सीड की तरह होता है। वो एक ऐसा बीज होता है जिसको उगाने के लिए आपको और कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मास्टरी सिर्फ टैलेंट से नहीं आती है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि कुछ बच्चे जो अर्ली लाइफ में बहुत जीनियस कहलाते थे, वो बाद में अपनी लाइफ में बस एवरेज ही रह गए और ज्यादा कुछ नहीं अचीव कर पाए। और इसका उल्टा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या जीनियस नहीं होते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। इसका सबसे क्लियर एग्जांपल हिस्ट्री में हम देख सकते हैं सर फ्रांसिस गॉल्टन और चार्ल्स डार्विन का। सर फ्रांसिस गॉल्टन बचपन से एक जीनियस थे, उनका बहुत हाई आईक्यू था और वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट थे, लेकिन तब भी वो अपनी फील्ड में कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं कर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम चार्ल्स डार्विन को देखें तो वो बचपन से बहुत ऑर्डिनरी थे, उनको कोई जीनियस नहीं मानता था, बल्कि उनके फादर को तो लगता था कि ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया, वो सुपीरियर साइंटिस्ट माने जाते हैं और उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में लिख लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपनी फील्ड में 1% में आ सकते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि हमें भी वही स्टेप्स लेने होंगे जो ग्रेट मास्टर्स ने थ्रू आउट हिस्ट्री लिए हैं। वो पहले अपनी फील्ड को ढूंढते हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग करते हैं, अपने दिमाग को और क्रिएटिव बनाते हैं और अल्टीमेटली मास्टर्स बन जाते हैं। एडिसन, मोजार्ट, आइंस्टाइन, गोथ, इन सब ने यही सिमिलर पाथ फॉलो किया है मास्टर्स बनने के लिए। मॉडर्न मास्टर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल बॉक्सर फ्रेडी रोच का सपना हमेशा से था कि उनको एक बॉक्सर बनना है, तो इसीलिए उन्होंने अप्रेंटिसशिप करी ग्रेट ट्रेनर एडी फुच के साथ। उन दोनों ने मिलकर एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल बनाया और अब फ्रेडी रोच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग ट्रेनर्स माने जाते हैं। तो आपको कोई स्पेशल गिफ्ट्स, अर्ली टैलेंट या बहुत हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है एक मास्टर बनने के लिए। आपको बस वो चीज ढूंढनी है जिसके लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा पैशन हो, और आपको फिर वही स्टेप्स फॉलो करने जो आपसे पहले ग्रेट मास्टर्स ने फॉलो किए थे। अब हो सकता है सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता हो कि मुझे नहीं पता है कि मेरा पैशन क्या है, आई डोंट नो व्हाट आई लव। इसीलिए हमारा पहला स्टेप है यही फिगर आउट करना। तो जितने भी महान लोग रहे जो इस दुनिया में आए हैं, वो सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में कंफ्यूज थे और वो इधर उधर भटक रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर हिस्टोरिकल जीनियस की लाइफ में कोई एक मोमेंट आता है, कोई एक फेज आता है लाइफ का, जब उनके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है और हर चीज लाइन में आ जाती है और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। लियोनार्डो डा विंची के लिए ये मोमेंट था जब उन्होंने अपने फादर के ऑफिस से कुछ शीट्स ऑफ पेपर लिए और स्केचिंग करने लगे जानवरों की। इससे उनको रियलाइज हुआ कि आर्ट उनका पैशन था। कुछ रिलीजियस लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि गॉड डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं और उनको किसी चीज की तरफ गाइड कर रहे हैं। तो अपनी इनर कॉलिंग या पैशन ढूंढने के लिए आप इसके बारे में सोचो कि क्या ऐसी चीज है जो आपको अंदर से एनर्जी देती है, कि क्या ऐसी चीज है जिसकी तरफ आप खिंचे चले जाते हो। वो क्या चीज है जो दूसरों को काम लगती है लेकिन आपको मजा आता है वो करने में। प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग उस फीलिंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्टेबल करियर ढूंढना चाहिए, एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनो, स्टेबल रहो, पैसे कमाओ, ज्यादा इन सब चीजों के बारे में ना सोचो। लेकिन जब तक आप वो अपनी इनर कॉलिंग नहीं ढूंढ पाओगे तब तक आप उस 1% में नहीं आ पाओगे। आप इसके बारे में ना सोचो कि मेरी कॉलिंग या मेरा पैशन मेरे करियर से रिलेटेड नहीं है। स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस एग्जांपल है। उन्होंने अपने कॉलेज में एक कैलीग्राफी की क्लास ली थी जो उस टाइम उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो लाइफ में उनको कैसे हेल्प करेगी। लेटर ऑन जब उन्होंने एप्पल कंपनी शुरू करी तो वही डिजाइन प्रिंसिपल्स जो उन्होंने अपनी कैलीग्राफी क्लास में सीखे थे वो उनके काम आए एप्पल कंपनी की डिजाइन फिलोसफी बनाने के लिए। तो आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अपने पैशन को या अपनी कॉलिंग को, आपको पहले उसके टच में आना चाहिए। हर इंसान की लाइफ बहुत यूनिक होती है और इसी तरीके से हम सब के पैशन और हम सब लोगों की कॉलिंग भी यूनिक होती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पहले इतने महान लोग ये कर चुके हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। आप एक यूनिक इंसान हो और जब आप अपनी यूनिकनेस को फॉलो करोगे तभी आप उस 1% में आ पाओगे। तो स्टेप नंबर 1 है फाइंड योर इनर कॉलिंग। एक बार जब ये आपको मिल जाए तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हर मास्टर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है लाइफ में। जैसे कैटरपिलर अपने कोकून में जाके बटरफ्लाई बनने के लिए मेटामॉर्फोसाइज करता है, उसमें उसको कुछ टाइम लगता है। इसी तरीके से आपको एक अप्रेंटिसशिप करनी होती है, आपको एक ट्रेनिंग
पीरियड में जाना होता है जो 5 से 10 साल के लिए चल सकता है। इस अप्रेंटिसशिप फेज में आपका गोल पैसे के पीछे भागना या स्टेटस के पीछे भागना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मेन गोल है अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना, नई नई चीजें सीखना और थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना। जब आप प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे, तभी आप नेक्स्ट फेज पे जा पाएंगे। तो अगर हम फ्रेडी रोच का ही एग्जांपल लें जो बॉक्सर थे, उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की फ्री में एक बॉक्सिंग सेंटर में काम करके, और उन्होंने वो टाइम यूज किया वो स्किल सीखने के लिए जो उनके करियर के लिए जरूरी था। अल्टीमेटली उनकी इसी चॉइस की वजह से उन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे कमाए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो स्किल सीखी उन्होंने ही उनका करियर शेप किया। अगर उस टाइम वो किसी हाई पेइंग जॉब के पीछे भागते तो शायद वो स्किल्स ना सीखते। इसी तरीके से चार्ल्स डार्विन ने भी अपने यूथ में मेडिकल स्कूल जाने से मना कर दिया और चर्च में भी एक जॉब छोड़ दी। ये सब छोड़ के उन्होंने अपने फादर को कन्विंस कर लिया कि मुझे एक शिप पे जाना है फ्री में, और मैं वहां पे नेचुरलिस्ट का काम करूंगा, मैं एक्सोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी करूंगा। उनको ज्यादा पैसा या स्टेटस नहीं मिला ये काम करके, लेकिन इसी वजह से वो अपनी कॉलिंग के टच में आ पाए और अपनी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यंग मिलियनेयर्स या यंग करोड़पति का एग्जांपल्स देखते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए और करोड़ों रुपए कमाने हैं। इसकी वजह से वो अप्रेंटिसशिप फेज की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आप कुछ टाइम पैसे ना भी कमाओ, फ्री में लोगों के लिए काम करो, लेकिन अगर आप सीख लो, वो नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगी कंपेयर टू इमीडिएटली पैसे कमाना। तो ये है आपका स्टेप नंबर 2। पहले अपनी इनर कॉलिंग ढूंढो, उसके बाद एक अप्रेंटिसशिप फेज में जाओ एंड प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर क्विक सक्सेस एंड मनी। अब इस अप्रेंटिसशिप फेज में एक चीज है जो आपकी लर्निंग को स्काई रॉकेट कर सकती है, और यही चीज है जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग आपको हमेशा रेकमेंड करते हुए दिखेंगे। तो जब भी आप कोई नई जॉब शुरू करते हो या किसी भी नए वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हो तो काफी बार चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, और अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो आपका काफी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो सकता है। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं और उनको लगता है मुझे ही हर चीज खुद से सीखनी है, वो दूसरों से मदद नहीं मांगेंगे और वो बार बार वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे। इससे अच्छा होता कि वो किसी और से हेल्प मांगते हैं, उनसे उनका टाइम मांगते हैं और कुछ एडवाइस ले लेते। इसीलिए आपकी अप्रेंटिसशिप फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक मेंटर ढूंढें, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड करे, आपकी इंडस्ट्री का ही हो और आपको सिखाए कि कैसे आपको अपने टाइम और एनर्जी को यूज करना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी नए शहर में जाएं जहाँ पे आपको चीजों का ज्यादा आइडिया ना हो और आपका फोन भी डिस्चार्ज हो जाए। अब अगर आपको ट्रेन स्टेशन जाना हो तो आप इधर से उधर भटक सकते हो, कभी ना कभी आपको ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा कई घंटों के बाद, लेकिन आप अपनी सारी टाइम और मेहनत को बचा भी सकते हो और बस किसी लोकल इंसान से पूछ सकते हो कि यार ट्रेन स्टेशन किधर है। इसी तरीके से आपका मेंटर भी आपकी बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। मैं आपको मेंटर ढूंढने की बहुत इंटरेस्टिंग टिप बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। ज्यादातर लोग कहते तो हैं कि आपको एक मेंटर ढूंढना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो मेंटर कहाँ से आपको मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कई बार आप रैंडमली किसी भी इंसान को ईमेल करते हो और कहते हो कि यार मेरा मेंटर बन जाओ, प्लीज मुझे सिखा दो। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि आप बस अपने मेंटर से उनका टाइम और एनर्जी मांग रहे हो और आप रिटर्न में उनको कुछ नहीं दे रहे हो। तो जब भी आप किसी भी मेंटर को अप्रोच करो तो आपको दो चीजें बहुत क्लियर करनी चाहिए। पहली चीज है कि आपको उनको रिटर्न में कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वैल्यू का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए फ्री में काम करो, वैल्यू का कुछ भी मतलब हो सकता है। आप उनको किसी और एरिया में हेल्प कर सकते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, आप उनकी लाइफ थोड़ी और आसान बना सकते हो, तभी वो आपको मेंटर करेंगे। और दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं करता है, वो ये है कि आपको अपनी मेंटर की बात एक्चुअली सुननी होगी। मुझे 2-3 लोग अप्रोच कर चुके हैं मेंटरिंग के लिए, और प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मैं उनको मेंटरिंग शुरू करता हूँ वो मेरी बात फॉलो नहीं करते। ज्यादातर लोग जो कुछ भी बड़ा अचीव कर लेते हैं वो जनरली लोगों को सिखाना चाहते हैं, वो अपनी नॉलेज पास ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो। अगर आप अपने मेंटर को दिखाओगे नहीं कि वो जो भी कह रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो, आप उनसे ज्यादा अपने सक्सेस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको कोई भी मेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन मेंटर के साथ काम कर करके आप धीरे धीरे रियलाइज करने लगोगे कि कुछ चीजें हैं जो आपके मेंटर को भी नहीं पता है। इसीलिए कोई भी मेंटर आपकी जिंदगी भर नहीं रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आपकी स्किल्स आपके मेंटर से भी बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत सारी चीजें सीखी ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल से, लेकिन एक पॉइंट आया जब उन्होंने उनकी टीचिंग्स को चेंज किया और उनको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और आगे बढ़ाया। तो आपको पहले एक मेंटर से उनकी सारी नॉलेज लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक पॉइंट आएगा जब आप अपने मेंटर से भी आगे और बढ़ जाओगे, और आपको उस पॉइंट से डरना नहीं चाहिए। आपको अपने मेंटर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, लेकिन उससे आगे जाने के लिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा मास्टरी का। आपको अपना दिमाग खोलना होगा और फियरलेस बनना होगा। जब हम बच्चे होते हैं तो नेचुरली हम फ्री थिंकर्स होते हैं, हम रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से ओपन होता है और वो बार बार अलग चीजों के सवाल पूछते रहते हैं कि स्काई ब्लू क्यों होती है, मिरर लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करती है। तो ऑथर रॉबर्ट
स्क्रीन के हिसाब से बच्चों का जो स्टेट होता है वो नेचुरल स्टेट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे हम अपने करियर में ढलते जाते हैं, वैसे ही हम अपनी क्रिएटिविटी को भी दबाने लगते हैं। हम नए नए सोल्यूशंस निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सोसाइटी हमें बताती है वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ें जो टॉप 1% अवॉइड करते हैं। जो लोग अपनी फील्ड में मास्टर्स बनते हैं वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वो डरते नहीं अपनी क्रिएटिविटी से, बल्कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करते हैं और ब्रेवली कोई नई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोजार्ट ने शुरुआत करी थी क्लासिकल पियानो पीसेस बजा बजा के, लेकिन एक पॉइंट आया जब उनके अंदर इतनी नॉलेज बन गई थी कि उन्होंने अपने यूनिक और अनयूजुअल एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू किया। उसका रिजल्ट था कि उन्होंने ऐसी नई ओरिजिनल म्यूजिक बनाई जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। तो अपनी अप्रेंटिसशिप फेज के बाद आपको नई नई चीजें ट्राई करने से डरना नहीं होगा। अगर आप ये फेज अवॉइड करोगे तो आप कभी भी टॉप 1% में नहीं आ पाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस क्रिएटिविटी के टच में कैसे आए। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का होता है कि कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं। असल में क्रिएटिविटी एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। प्रॉब्लम यह होती है कि इंसान क्रीचर्स ऑफ हैबिट होते हैं। हम काफी बार वही एक्शन रिपीट करते रहते हैं बिना सोचे समझे। तो इसीलिए जब भी हम अपना काम करते हैं, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो हमें जरूर अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये बेस्ट तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रिसर्च के हिसाब से जब हम 10,000 आवर्स स्पेसिफिक फील्ड में स्पेंड करते हैं तो हमारा दिमाग बदल जाता है और उसमें नए नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव और बड़ा हो जाता है और हम ऐसे सोल्यूशंस निकाल पाते हैं जो हम पहले देख भी नहीं पाते थे। एक चीज जो बहुत कॉमनली मास्टर्स को क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प करती है वो है डिस्ट्रैक्शन। काफी बार आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे जब वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व करते थे। या आपने टीवी शो शर्लॉक में भी देखा होगा कि वो वायलिन बजाता था जब भी वो किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में सोचता था। ऐसे ही आप वॉक पे जा सकते हैं, आप किसी हाइक पे जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट से निकलते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा टाइम देते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग बहुत क्रिएटिव हो जाता है और वो नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने लगता है। तो ये सब करने के बाद इवेंचुअली आप मास्टरी के फेज में आ सकते हैं जो है टॉप 1% जहां आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन मास्टरी फील कैसे होती है ये जानने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप हो सकते हैं किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में हो जहां पे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगी। किसी ने बॉल आपकी तरफ फेंकी और एकदम से आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया और आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में। तो मास्टरी भी कुछ इसी तरीके से फील होती है कि आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों में फंसे नहीं रहते हो, आप सिर्फ डिटेल्स को नहीं देखते हो, बल्कि आपको पूरी बिग पिक्चर दिखती है। चेस मास्टर बॉबी फिशर फॉर एग्जांपल, वो ये बताते हैं कि वो एक एक मूव देखने के बजाय उनको दिमाग में कई सारे मूव्स आगे दिखते थे कि गेम कैसे निकल सकता है, बिना कॉन्शियसली उसके बारे में मेहनत करके सोच के। इसी तरीके से पियानिस्ट ग्लेन गोल्ड कहते थे कि उनको किसी भी म्यूजिक का पूरा आर्किटेक्चर दिखता था, सिर्फ वही चीज नहीं जो वो उस टाइम बजा रहे होते थे। इसकी वजह से वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते थे और वो अपने फील्ड के मास्टर बन गए थे। तो बेसिकली मास्टरी एक ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है आपकी माइंड और बॉडी में, एक कनेक्शन जो इतना गहरा हो जाता है कि कॉन्शियसली आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका सबकॉन्शियस दिमाग का पूरा इंटेलिजेंस बाहर खिल के निकलता है। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप अपनी फील्ड के टॉप 1% में आ जाते हो, एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसको एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यही तरीका है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। ऑथर कहते हैं द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न मोर स्किल्स एंड कंबाइन देम इन क्रिएटिव वेज। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।